अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है साइंटिफिक नोटेशन एंड एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन विच इम्प्लाइज पावर ऑफ 10। यानी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है जब आप डेटा निकालते हैं तो उसको लिखने का एक ख़ास तरीका है पावर ऑफ 10 की फॉर्म में, उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से नंबर को लिखा जाता है। यहाँ पे हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल वैल्यू आई है 3134.7, तो आपने इसको पावर ऑफ 10 की फॉर्म में कैसे लिखना है, यानी इसकी साइंटिफिक नोटेशन जो होगा इसकी फॉर्म वो क्या होगी। तो आपने इसको, यानी ये आ गई इसकी साइंटिफिक नोटेशन वाली फॉर्म। तो आपने एक्चुअली करना क्या होता है कि जो डेसिमल पॉइंट होता है उसको, जो पहला है यानी ये जो 1 है, आपने इसके बाद लिखना है। जहाँ पे भी डेसिमल दिया गया है आपने डेसिमल को मूव करवा के जो फर्स्ट न्यूमेरिक डिजिट होगा उसके बाद लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें 1 के बाद जब डिजिट यानी डेसिमल पॉइंट आएगा तो आपने डेसिमल पॉइंट को 2 दर्जे जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ जो है वो मूव करवाया है, क्योंकि एक्चुअली तो ये 3 हिंसों के बाद डेसिमल पॉइंट आ रहा था। तो आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए जो हमारा डेसिमल पॉइंट था उसको 2 दर्जे जो है वो मूव करवाया है इसमें, यानी इधर से लेके आप 1 के बाद आपने लेके आना है। तो फिर क्या हुआ कि 2 दर्जे आपने मूव करवाया है तो साथ आप क्या लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर 2, यानी आपने डेसिमल पॉइंट को 2 दर्जे जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ जो है वो मूव करवाया है। ठीक है, तो आप 10 की पावर 2 जो है वो साथ लिखेंगे, क्योंकि नंबर तो एक्चुअली यही होना है। आपने खुद से तो 10 की पावर नहीं ऐड कर देनी ना। तो क्योंकि डेसिमल पॉइंट जो है वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि डिवाइडेड बाय 100 है, डिवाइडेड बाय 10 है, डिवाइडेड बाय 1000 है, तो या मल्टीप्लाइड बाय 100 है, 10 है, तो आपने एक्चुअली उसी को लिखना है। जितने दर्जे आप मूव करवाएंगे उतनी आप 10 की पावर जो है वो करते जाएंगे। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल दी हुई है हमारे पास। नंबर इस तरह से भी हो सकता है 0.0023। अब यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन के लिहाज से डेसिमल पॉइंट आना चाहिए 2 के बाद, तो डेसिमल पॉइंट तो इससे 3 दर्जे आगे आगे है। अब आपने क्या करवाना है, अब आपने डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठा के 2 के बाद लेके आना है। तो आपने कितने दर्जे मूव करवाया डेसिमल पॉइंट को, 1 2 एंड 3। ठीक है, 2 ज़ीरो आ गए और एक 2 आ गया, तो 3 दर्जे आपने डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ, अब आपने मूव करवाया है लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो अब आप जो 10 की पावर लिखेंगी वो -3 में होगा। ये की पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, कोई भी नंबर है जब आप उसमें डेसिमल पॉइंट, अच्छा अगर कोई वैल्यू ऐसी हो सकती है जिसमें डेसिमल पॉइंट दिया ही ना गया हो, जैसे 125, ये ऐसे लिख दें, चले 1257, तो याद रखें इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपने अब यहाँ पे इसको मूव करवाना है तो इसको उठा के आप यहाँ तक मूव करवाएंगे। तो आपने क्या किया कि आपने राइट से लेके इसको लेफ़्ट तक जो है वो आप लेके आए। तो जब आप इसको लिखेंगे 1.257 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, समझ आ गई? ये 3 यानी ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन जो है वो आएगी। जितने दर्जे आप मूव करवाएंगे, आप राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव आएगी, आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो पावर नेगेटिव आएगी। ये बस इसके लिखने का तरीका है। इसकी आपने डेफिनेशन और 1-2 एग्जांपल्स जो है वो इस तरह से याद कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी एसआई यूनिट हमने पढ़ी थी, जब आप उनको लिखते हैं तो उनको लिखने के कुछ रूल यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। इनको आपने रटा शटा नहीं लगाना, ना ही आपने इस तरह याद करना है कि पेपर में इस तरह आएंगे, नहीं, बस ये आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है कि कैसे लिखने हैं। तो जब भी किसी यानी यूनिट का फुल नेम जो है वो आए तो वो कभी भी ऐसे फुल नेम नहीं, बल्कि अगर आपने फुल नेम लिखना है तो ऐसे न्यूटन लिखेंगे, तो साथ जो है वो लेटर्स छोटे सारे आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है वो फुल नेम जो है की बजाय लिखना चाहते हैं तो सिर्फ आप जो है वो एन लिखेंगे, यानी अगर न्यूटन पूरा लिखना है तो स्मॉल लेटर में लिखना है, अगर सिर्फ एन लिखना है तो एन फिर बड़ा आएगा। प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। प्रीफिक्सेस यानी ये जो 10 रेज़ टू पावर -3, 10 रेज़ टू पावर -2, 10 रेज़ टू पावर -6, ये इस तरह के हैं। तो इसकी बजाय जो है वो आप 1 mm लिख सकते हैं, क्योंकि 1 mm का मतलब है 10 रेज़ टू पावर -3 मिलीमीटर। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड जो हैं वो आपके प्रीफिक्सेस जो हैं वो इधर टेबल में दिए भी हुए हैं, आप इनको थोड़ा सा लाजमी देखिएगा
क्योंकि ये आपको काफ़ी हेल्प जो है वो करते हैं। उसके बाद जो है वो अगर यूनिट का कम्बिनेशन आ जाए, 2 यूनिट आ जाएँ, जैसे न्यूटन मीटर जो है वो आ जाती है, तो उन दोनों के दरमियान में थोड़ी सी स्पेस दे दें। अगर 2 प्रीफिक्सेस आ जाते हैं, यानी 1 माइक्रो माइक्रो, तो ऐसे आपने नहीं लिखना बल्कि 1 पीको कर देना है, क्योंकि 1 माइक्रो 10⁻⁻6, दूसरा माइक्रो 10⁻⁻6, तो मिलके कितना हो गया 10⁻12। तो उसके लिए बेहतर है कि आप पीको जो है वो यूज़ करें, जो इस टेबल में जो है वो मुख्तलिफ सारे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर नंबर जो है वो इस तरह से दिया गया है 5.0 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर, तो स्टैंडर्ड यूनिट की आप बात कर रहे हैं ना एसआई सिस्टम में, तो आपने सेंटीमीटर की बजाय लिखना है 10⁻², यानी सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर 10⁻², तो वो जब आप इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 5.0 इंटू 10⁻² मीटर। सेंटी का 10⁻², जब आप इसको 10⁻4 - 2 करेंगे तो वो यही बच जाएगा आपके पास। When multiple base units is raised to a power of power implies to the whole multiple and not the base unit alone। ठीक है, 1 किलोमीटर स्केयर का मतलब जो है वो टोटल का जो है वो स्केयर है, यानी सारे जो भी यूनिट आ रही है ना सबका जो है वो स्केयर है। ठीक है, तो ये भी आपने जेहन में रखना है, मीटर का स्केयर नहीं है, किलो का भी साथ ही है। ये भी एक रूल है, यानी आपने कैसे पावर को जो है वो लिखना होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है, यानी कुछ जो है वो जब आप प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। उनके लिए जो मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट होती है, जैसे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, उसकी मेजरमेंट जो है वो मिलीमीटर में ली जाती है। ठीक है, और मैस जो है वो कैलोरीमीटर से जो है वो ग्राम में लिया जाता है। यानी जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे इंस्ट्रूमेंट, उसकी उसमें वैल्यू जिसमें भी ली जा रही हो, बाद में आपने उसको क्या करना है, सिस्टम इंटरनेशनल यानी एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ़िज़िक्स जो है वो एक्सपेरिमेंटल साइंस है। हम मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़िज़िकल हमारी क्वांटिटीज़ है उनको डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर करते हैं और वैल्यूज़ जो है वो निकालते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। इस वैल्यू को कलेक्ट करने के दौरान और मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है उनको मेजर करने के दौरान आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, आप जो मेथड यूज़ करते हैं, उसकी वजह से आंसर में कुछ ना कुछ जो है वो एरर आ जाता है। पॉसिबल है, ज़ाहिर सी बात है। एरर जो है वो किसी ना किसी हद तक जो है वो एरर मौजूद होता है, जिसको अनसर्टेनिटी का नाम भी दिया जाता है, कि यानी एक वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरह से लिखी होती हैं 10 प्लस माइनस माइनस 0.2। ठीक है, 10 प्लस माइनस माइनस 0.2, सॉरी। इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो 10 से 0.2 ऊपर भी जा सकती है, 10 से 0.2 नीचे भी जा सकती है। तो ये -2 जो है वो ये उसमें एरर और या अनसर्टेनिटी का फैक्टर मौजूद है, यानी एक्चुअल वैल्यू 10 नहीं है बल्कि 10 से 0.2 ऊपर या 0.2 नीचे हो सकती है। और ये जो 0.2 है एक्चुअली ये अनसर्टेनिटी है या वो एरर है, जो आपने जब उस वैल्यू को, उस फिज़िकल क्वांटिटी को जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस मेथड से, जिस तरीके से आपने मेजर किया, तो उसकी वजह से उसमें जो है वो आ गया है। ठीक है, तो एरर जो है वो एक्चुअली इसको टोटली आप तो नहीं एलिमिनेट जो है वो कर सकते कि आप कहें कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो वैल्यू ले सकते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसको यानी कुछ मेथड्स होते हैं एरर को करेक्ट जो है वो करने से। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एरर एक्चुअली कब जो है वो आता है, उसकी पॉसिबल रीजंस क्या होती हैं। तो एक तो जो मेन रीज़न जो है वो है नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, यानी जो वैल्यू ले रहा है, जो प्रैक्टिकल कर रहा है, जो उस इंस्ट्रूमेंट को टैकल कर रहा है, यूज़ कर रहा है, वो इनएक्सपीरियंस है, उसको पता ही नहीं है कि इसको यूज़ कैसे करना है। बेसिकली ज़ाहिर सी बात है, फिर तो आएगा एरर, लाजमी सी बात है। इंस्ट्रूमेंट जितना मर्जी अच्छा हो तो एरर तो आएगा। दूसरा जो है वो ये है कि फॉल्टी अपरेटस। अब ये है कि करने वाला बंदा तो ठीक है, जो कर रहा है वो प्रैक्टिकल उसको आता है और उसने जो वैल्यू मेजर करनी है इंस्ट्रूमेंट से वो भी ठीक है, वो उसको पता है कि कैसे उसको यूज़ करना है। लेकिन वो जिस अपरेटस को यूज़ कर रहा है, जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहा है लेंथ मालूम करने के लिए, मैस मालूम करने के लिए, टेम्परेचर मालूम करने के लिए, यानी जो भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको मेजर करने के लिए, वो ही ख़राब है। जब इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब है तो करने वाला इंसान जितना मर्जी ठीक हो, वो वैल्यू ठीक नहीं आ सकती। थर्ड जो है वो इन अप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक है।
देखें, कोई भी प्रैक्टिकल करते वक़्त उसका एक प्रोसीजर होता है, कोई भी वैल्यू किसी डिवाइस से मेज़र करते वक़्त उसका एक तरीका होता है। अगर आप उस तरीके को स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करते हैं, तभी आप वैल्यू ठीक मालूम कर सकेंगे। अगर आप नहीं करते, तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर चाहे इंस्ट्रूमेंट भी ठीक हो, करने वाला बंदा भी ठीक हो, लेकिन वो उस मेथड को ही प्रॉपर फ़ॉलो नहीं कर रहा, जिस मेथड की मदद से हमने वो चीज़ या वो जो फ़िज़िकल क्वांटिटी है, वो मालूम करनी है, तो तब भी एरर आएगा। तो ये 3 जो हैं वो मेन रीज़न्स हैं जिनकी वजह से किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी को जब आप या कोई डाटा ले रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट में, तो एरर जो है वो आता है। उसके बाद जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, एक जो है वो आप कह सकते हैं कि जब भी एक एरर को आप दुरुस्त करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ हद तक जो है वो इंसान की जो अपनी सेंस है, वो भी काम करती है। जो इंस्ट्रूमेंट अगर सारा कुछ ठीक है, लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट बहुत हाई-फ़ाई क्वालिटी का नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, तब भी वो एरर लाज़मी देगा। ठीक है? तो ये चीज़ें भी ज़हन में रखनी होती हैं, यानी हमारे पास जो है वो एडिक्वेसी और लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, यानी जो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास मौजूद है या वो इतनी इस काबिल नहीं है कि इस तरह की वैल्यू को कैलकुलेट कर सके। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी हमने ज़हन में रखनी है। सारा कुछ जो है वो एरर जो है वो इन सब की वजह से आता है। फिर भी हम इसको कम करने के लिए जो है वो देखते हैं कि हम इस एरर को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एरर 2 किस्म के होते हैं, एक रैंडम एरर होता है, एक सिस्टमैटिक एरर होता है। रैंडम एरर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए, वैल्यूज़ लेते हुए उस वक़्त आता है जब आप एक वैल्यू को रिपीटेडली ले रहे हैं। जैसे अगर आप प्रैक्टिकल करें, तो जब आपको टाइम पीरियड मालूम करने का कहा जाता है सिंपल पेंडुलम से, तो आपको 3-4 आप वैल्यूज़ लेते हैं। ऐसे ही होता है ना? अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो इंशाल्लाह करेंगे। तो उसमें आप सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लेते हुए 3-4 रीडिंग्स जो हैं वो लेते हैं, यानी उसी मेथड को यूज़ करते हुए बार-बार रीडिंग जो है वो लेते हैं। हर रीडिंग दूसरे से डिफरेंट आ रही होती है। कोई पता नहीं चलता क्यों डिफरेंट आ रही है, वही मेथड फॉलो कर रहे होते हैं, वही इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हर रीडिंग जो है वो एक 10.2 आ गई है, अगली 10.4 आ गई है, अगली 10.1 आ गई है, एक जो है वो 10.3 आ गई है। उसका कोई पता नहीं चलता, सारा कुछ ठीक हो रहा होता है। तो आप क्या करते हैं, इस तरह का जो एरर होता है जिसमें एक ही कंडीशन को जब आप फॉलो करते हैं, लेकिन आपका एरर जो है वो आ रहा होता है, तो कोई समझ नहीं आती, उसी यानी कि आप प्रोसीजर को फॉलो करते जाते हैं, तो ऐसे यानी जो एरर होते हैं उनको रैंडम एरर कहा जाता है। और इनकी जो काज होती है वो आप ये कह लें कि अननोन काज होती है, समझ नहीं आ रही होती, लेकिन एरर आ रहा होता है। इनको एलिमिनेट करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो सेकंड स्टेप है ना आपका, ये है एलिमिनेशन ऑफ रैंडम एरर। आपने एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, किस एक हद तक आप इसको कम कैसे कर सकते हैं। आप मेजरमेंट जो है वो ज़्यादा लें, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 5 ले लें, 6 ले लें, ज़्यादा मेजरमेंट लें, और फिर आप जो है वो उनकी एक एवरेज वैल्यू ले लें। तो आप देखेंगे कि जो आपकी एवरेज वैल्यू आएगी, वो उसको आगे आप रिज़ल्ट में यूज़ करेंगे, तो आपका एरर जो है वो कम आएगा। तो ये आप रैंडम एरर के इफ़ेक्ट को इस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड जो है जी, हमारे पास है सिस्टमैटिक एरर। नाम से ही थोड़ा सा जाहिर है कि ये कोई किसी सिस्टम के तहत, यानी ये कोई बाकायदा इसकी कोई कंडीशन होती है, सिस्टमैटिक एरर। इसमें भी जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, जब आप वैल्यू ले रहे होते हैं मुख्तलिफ डिवाइसेस को यूज़ करते हुए, तो फ़र्क आता है, लेकिन फ़र्क एक ही जैसा आता है। यानी जो भी रीडिंग आ रही है, आपने रीडिंग ली, अगली रीडिंग में कंसिस्टेंट एक फ़र्क जो है वो आ रहा होता है, जैसे 0.2 का ही बस आ रहा है। ठीक है? तो इट मीन्स कि ये किसी एक कोई इसका कोई यूज़ जो का है, वो कोई मेथड यूज़ करने से, कोई भी ऐसा जो है वो करने से इसको दूर जो है वो किया जा सकता है। हमें देखना पड़ेगा कि ये अगर एक जैसा एरर सब में आ रहा है, तो इट मीन्स कि कहीं न कहीं कोई ख़राबी है, उसको फिर पकड़ा जा सकता है। तो ये वाला जो है, इसमें एक डेफ़िनेट रूल जो है हम अप्लाई कर सकते हैं इसको करेक्ट करने के लिए। क्यों आता है? एक तो वजह हो सकती है ड्यू टू ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है वो एक ज़ीरो एरर जो है वो हम मालूम करते हैं। ठीक है? यहाँ पे मैं उसको डिटेल में नहीं बताऊँगी, क्योंकि आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम उसमें जो है वो पढ़ेंगे। जब आप इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, तो उसमें एक ज़ीरो एरर जो है वो मौजूद होता है। यानी इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसको ठीक किया जा सकता है। ऐसे नहीं है कि उसको ठीक नहीं किया जा सकता। आप सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट चेक करेंगे कि इसके अंदर ज़ीरो एरर तो नहीं है। अगर है, तो आप करेक्शन फैक्टर अप्लाई करके उस ज़ीरो एरर को ठीक करेंगे। ठीक है? और फिर आपकी रीडिंग जो है वो ठीक आएगी। दूसरा, पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और इनकरेक्ट मार्किंग। देखें,
जब भी आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसके ऊपर दर्जे लगे होते हैं, दर्जे लगे होते हैं और उन दर्जों के मुताबिक ही आपने रीडिंग को पढ़ना होता है। आप वो रीडिंग ही ठीक नहीं पढ़ रहे, उसको कहते हैं पुअर कैलिब्रेशन और इनकरेक्ट मार्किंग। जैसे जो है वो आप जब मीटर स्केल जो है वो यूज़ करते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे एक छोटा सा लगा होता है, तो इन दोनों के दरमियान छोटी-छोटी लाइनें लगी होती हैं, ठीक है? ये 10 के बराबर है, ये फॉर एग्जांपल 1 के बराबर है, तो लाज़मी सी बात है ये 5 के बराबर होगा और इसके दरमियान जितने दर्जे हैं फिर आप खुद ही उनको डिवाइड करेंगे ना कि एक छोटा दर्जा कितने के बराबर है। इस चीज़ को कहते हैं कैलिब्रेशन करना। जब आप ये नहीं करेंगे ना या आपको करनी नहीं आती होगी, तो इंस्ट्रूमेंट भी ठीक होगा, मेथड भी ठीक होगा, लेकिन एरर जो है वो आएगा। तो उसका ये करेक्शन फैक्टर है कि आप अपनी कैलिब्रेशन को चेक करें कि जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर जो दर्जे लिखे हुए हैं आप उसके मुताबिक रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है? तो सिस्टमैटिक एरर को आप दूर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर ज़्यादा आ रहा है, तो आप उस इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करें, तो हो सकता है आपकी वैल्यू ज़्यादा सही आ जाए। कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अनदर, यानी जिसका आपको पता हो। फॉर एग्जांपल 2 इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, एक में ज़ीरो एरर है, दूसरे में आपने चेक किया नहीं है, तो आप ज़ीरो एरर वाले को छोड़ें और जो इंस्ट्रूमेंट ठीक है उसकी मदद से आप प्रैक्टिकल करें तो आपकी वैल्यू ठीक आएगी। तो करेक्शन फैक्टर जो है वो अप्लाई किया जा सकता है इसमें, ठीक है? तो यहाँ पे बच्चों जो आपके मेन की पॉइंट है जिन पे आपने फोकस करना है, याद करना है, वो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल है, बस। उसके बाद आपने एरर क्यों आता है, एरर की कितनी टाइप्स हैं और उन एरर की डेफिनेशन और उनको हाउ टू एलिमिनेट रैंडम एरर एंड हाउ टू एलिमिनेट सिस्टमैटिक एरर। पहले डेफिनेशन लिखनी है, बताना है क्या होता है और फिर फैक्टर कि करेक्शन फैक्टर कौन सा अप्लाई करके जो है वो आप इसको दूर कर सकते हैं। तो ये आपने शॉर्ट के लिहाज से ही आपने इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।